हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का एक पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं अपन। एक पार्ट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन वो अपन ख़त्म कर चुके हैं। ये चैप्टर को पार्ट में पढ़ना अच्छा रहेगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। 11th का अभी तक का सबसे बड़ा चैप्टर यही होने वाला है। बेसिक मैथ्स पढ़ा था ना अपन ने, जैसे अलग अलग टॉपिक थे उसमें छोटे छोटे से उतना ही बड़ा ये भी टॉपिक होने वाला है। जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है उसका एक सिंगल पार्ट अपन ने कवर कर लिया, जिसमें अपन खत्म कर दिए किसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब अपन टॉर्क की कहानी समझ रहे हैं और टॉर्क की कहानी को खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट समझेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में समझेंगे तो अपने को चैप्टर बड़ा नहीं लगेगा और बोरिंग नहीं लगने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोग कल वाले लेक्चर में मैंने आपको टॉर्क के बारे में समझाया था बेटा। तो टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जो मैंने समझाया था आपको, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो ये होता है आर एफ साइन थीटा। अब ये एफ तो क्या है बेटा, फोर्स है। जब भी अपन टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क हमेशा कोई ना कोई फोर्स के कारण आता है। टॉर्क का सेम रोल वही है रोटेटरी मोशन में जो फोर्स का रोल होता है ट्रांसलेटरी मोशन में। और टॉर्क हमेशा जो है ये किसी भी फोर्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। कोई भी फोर्स जो है वो कोई ऑब्जेक्ट को या बॉडी को घुमा पा रहा है या नहीं घुमा पा रहा है, यही जो कैपेबिलिटी होती है उसी को टॉर्क बोला जाता है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा। अब कल अगर बच्चों आप लोगों को पता हो, जो सबसे लास्ट में मैंने न्यूमेरिकल करवाया था उसके 3 डिफरेंट मेथड बताए थे। पहला मेथड तो ये वेक्टर से सोल्व कर लिया था अपन ने फर्स्ट मेथड में, और सेकंड मेथड में मैंने बोला था बच्चों अगर आप लोगों को आर पता हो, आर एफ एंड थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो एंड साथ में डायरेक्शन पता करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। आर यहाँ एफ तो फोर्स है। अब ये आर क्या है, आर के बारे में भी बता देता हूँ। एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिससे आपको पता हो मैंने एक डायग्राम बनाया था ऐसा रैंडम शेप का, यहाँ पे ये फोर्स लगाया था एफ वेक्टर और ये जो पॉइंट था इसको पी नाम दिया था, और मैं जो टॉर्क निकाल रहा था ओ पॉइंट के अबाउट निकाल रहा था, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको अपन ने आर वेक्टर नाम दिया था। ये आर वेक्टर, ये आर केप, और ये वाला एंगल थीटा था। पॉइंट पी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट पी को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोला जाता है। और ओ पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क की कैलकुलेशन कर रहे हैं या रेफरेंस पॉइंट, ओ से पी को मिलाने वाला जो वेक्टर है उसको बोल दिया अपन ने आर वेक्टर। या एक और नाम दे सकता हूँ आर वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ठीक है। थीटा आर और पी दोनों के बीच में एंगल हो गया था। तो दूसरा वाला फॉर्मूला वाला पैटर्न ही हो गया था। अब तीसरा पैटर्न इसका जो है उससे मैंने आपको ये जो टॉर्क है ना, इसको मैंने एक टर्म ऐसा बताया आपको कि आर परपेंडिकुलर, ये इसको ऐसे लिख दिया अपन ने आर साइन थीटा इंटू एफ लिख दिया, तो इसको आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख सकता है ऐसे। ये मैं कल आपको समझा दिया था। ठीक है। आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इस आर के 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक तो फोर्स के अलोंग और एक फोर्स के परपेंडिकुलर। तो जो फोर्स के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा बेटा उसका टॉर्क नहीं आता, टॉर्क आता है केवल किसका, आर परपेंडिकुलर, मीन्स आर का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। इतनी कहानी मैं आपको लास्ट लेक्चर तक समझा चुका था टॉर्क की। ये आपका रिवीजन था। अब मुझे लगता है ये वाला मेथड बच्चों को समझ आ गया अच्छे से, ये भी समझ आ गया। बट ये तीसरा वाला पॉइंट मुझे लगा कि थोड़ा बच्चों का गड़बड़ रह गया। न्यूमेरिकल तो मैंने करा दिया हो, न्यूमेरिकल आपको समझ भी आ गया होगा, बट थोड़ा और वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए इसलिए मैं थोड़ा इसको परफेक्टली एक बार और समझाता हूँ थर्ड वाले पॉइंट को। ठीक है। ताकि आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स थर्ड पॉइंट से ही करूँगा, इसलिए मैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चे। ठीक है। तो समझते हैं जरा नोट लगा के क्या है। देखो प्यारे बच्चे, नोट देखो समझा देता हूँ। 2 तरीके से लिखा जा सकता है इस टॉर्क को। जो अपन लिख रहे हैं ना, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने आर एफ साइन थीटा जो लिखा है, इसमें जो है बेटा इसको आर साइन थीटा लिख लूँ ऐसे, तो आर साइन थीटा इंटू एफ। तो ये जो टॉर्क आया ये कौन से कंपोनेंट के कारण आएगा, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट के। आर के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं तो एक ही कंपोनेंट का टॉर्क आता है, और कौन सा वाला कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे मान लो बच्चे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जैसे कल वाला डायग्राम जो मैंने क्वेश्चन में बनाया था, इधर में एक फोर्स लग रहा है, ये पी पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और मेरे पास में यहाँ एक पॉइंट ओ है जिसके अबाउट मुझे टॉर्क की कैलकुलेशन करनी। ये मेरा आ गया बेटा आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं, वो कंपोनेंट मैं अलग कलर से करके बताता हूँ आपको।
अब इस आर के दो कंपोनेंट है, इस वे में करो बेटा कि एक कंपोनेंट तो इस फोर्स के पैरेलल आ जाए, उसको नाम देंगे अपन आर पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट ऐसा करो बेटा जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर आ जाए, उसको नाम देंगे अपन आर परपेंडिकुलर। और ये आपको पता है ना, ये वाला जो आर वेक्टर को आगे बढ़ाने पे ये जो लाइन जाती है ये आर केप वाली लाइन है, और ये एंगल थीटा होता है, तो सेम पैटर्न पे ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर को लिखा जा सकता है आर साइन थीटा, एंड आर पैरेलल को लिखा जा सकता है आर कोस थीटा। आर के भी कंपोनेंट किए जा सकते हैं ना, ये आर वेक्टर है, इसका आर कोस थीटा आर साइन थीटा दो कंपोनेंट कर दो। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, ये आर साइन थीटा को मैंने लिख दिया क्या, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इस टाइप से बच्चों होता क्या है, देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है तो आपको फोर्स तो आप निकालोगे ही सही, फोर्स तो आप निकाल ही लोगे, जो भी फोर्स क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो आप उसके साथ में एक काम और क्या करोगे, ये जो आर वेक्टर आ रहा होगा उस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट करोगे। कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट तो फोर्स के अलोंग आएगा, एक कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर आएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आर परपेंडिकुलर क्या है बेटा, आर परपेंडिकुलर जो है ये कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू फोर्स। ठीक है, ये मैंने कल भी लिखाया था बट रिपीट कर रहा हूँ ताकि कुछ ही बच्चों को अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह जाए तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आगे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली। ठीक है ना, तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ ये वाला, तो आपको वापस से लिखना है, ऐसा नहीं है कि सर कल लिख लिया था हमने। तो कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर पैरेलल टू फोर्स के पैरेलल आ जाए। ठीक है, तो ये पैरेलल वाला सिंबल बना लिया। ऐसे ही एक और पैटर्न पे बच्चों में इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। अब ये जो एफ साइन थीटा आया बेटा उसको ऐसा लिख दूँ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। अब ये एफ परपेंडिकुलर क्या है उसको भी समझा देता हूँ बच्चों में, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है प्यारे बच्चे। देखोगे वापस वही डायग्राम, वही फोर्स, सब कुछ कहानी वही है। अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स मान लो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये फोर्स ये एफ आ गया, और यहाँ पे पॉइंट पी नाम दे रहे हैं इसको, और ये पॉइंट ओ आ गया अपने पास। ठीक है, ये अपने पास अगेन ये आ गया अपना क्या, आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर आ गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा अगर देखा जाए तो ये आर वेक्टर का जो, इसको आगे आगे बढ़ा दूँ डैश 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 करके, तो ये अपना आर केप आ गया, और ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा हो जाता है क्या। अब इस f के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। पहले मैंने किसके कंपोनेंट किए थे बेटा, r के कंपोनेंट। अब कंपोनेंट आपके ऊपर है, आप किसके करना चाह रहे हो। ठीक है ना, f के भी कर सकते हो, r के भी कर सकते हो, जिसके क्वेश्चन में इजी है ना वो वाले कंपोनेंट करना, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इस f का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा क्या, तो ये वाला जो f का कंपोनेंट आएगा, इस कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूँ f कोस थीटा, और f का ये कंपोनेंट आएगा एक, इस कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूँ f साइन थीटा। ठीक है, अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट आया है बेटा f का, f साइन थीटा, ये वाले कंपोनेंट को तो f पैरेलल नाम दे दूं। पैरेलल का मतलब f का वो कंपोनेंट जो r वेक्टर के पैरेलल है, f का वो कंपोनेंट जो r वेक्टर के पैरेलल है, और ये वाले जो कंपोनेंट है ना बेटा, इस कंपोनेंट को नाम दूंगा मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को नाम दूंगा f परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो कौन सा वाले कंपोनेंट का टॉर्क आएगा, f परपेंडिकुलर वाले का ना, ये वाला कंपोनेंट f कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट f साइन थीटा है। तो साइन वाला जो कंपोनेंट है, जो साइन वाला कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट यहाँ आया, इसको नाम दिया अपन ने f परपेंडिकुलर इक्वल टू f साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो यहाँ तक की कहानी शायद आप लोग को समझ आई होगी। तो यहाँ पे वापस मैंने ये f साइन थीटा रहा ना, ये f साइन थीटा की जगह f परपेंडिकुलर लिख लिया। ठीक है, f पैरेलल और f परपेंडिकुलर। अगेन में f परपेंडिकुलर क्या है बेटा, f परपेंडिकुलर किसका कंपोनेंट है, फोर्स का। तो एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर इधर जा रहा है, उसका फोर्स का ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड साथ में एक और आया अपने पास क्या, एफ पैरेलल। एफ पैरेलल क्या है, अगेन फोर्स का कंपोनेंट है क्या, कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू
आर वेक्टर, ये एफ वेक्टर जो है ये आर वेक्टर का, ये एफ कोस थीटा जो है पैरेलल मतलब आर के अलोंग है क्या, ठीक है। यहां तक की कहानी नोट करो और पूरी नोट करना एक साथ ये भी लिखना, ये वाला तो मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एक साथ इसलिए लिखा रहा हूं ताकि दोनों आपको इजीली याद रह जाए। अब मैं जो भी न्यूमेरिकल करूंगा ना बेटा, वो इसी के बेस्ट मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए कर दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, या तो आर के कंपोनेंट कर लूंगा या एफ के कंपोनेंट कर लूंगा। कंपोनेंट करके टॉर्क निकालना बहुत आसान हो जाता है बच्चों, जल्दी से टॉर्क निकल जाता है, इसलिए मैं यही मेथड हर बार यूज करूंगा अब, ठीक है। अगर पूरा का पूरा ही वेक्टर दिया है तो फिर वेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगाना अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब जो 3 मेथड है अपने पास टॉर्क निकालने की, या तो आर क्रॉस एफ, या आर एफ साइन थीटा, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख लो, या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर लिख लो। तो ये तीनों में से जो भी आसान लग रहा होगा उससे आंसर निकाल लो आप, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी नोट करो, फिर अपन और क्वेश्चन करते हैं। अपन बहुत सारे क्वेश्चन टॉर्क के बनाए जा सकते हैं, टॉर्क की बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ तक की कहानी लिखो, पूरा लिखना है बेटा। ये वाला मैं कल समझा दिया था, तो कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, सर ये तो हमने कल लिख लिया था, अभी नहीं लिख रहे। अभी भी लिखो इसको वापस से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला और ये वाला दोनों ही, और दोनों एक साथ लिखोगे तो आपको पता रहेगा क्या है टर्म, ठीक है। नोट करके पूरा लगा दो जल्दी से। ये डायग्राम बढ़िया बड़े बड़े बनाया करो, स्पेसियस। कुछ बच्चे ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के जैसे छोटे छोटे से लिख देते हैं, अगल बगल में बना दिया होगा ये वाला डायग्राम, ऊपर नीचे बनाना है तो जगह कहाँ बचेगी यार। इतनी सी तो नोटबुक होती है A4 साइज की, उसमें भी इतने पेज में ये डायग्राम, फिर इतने में पूरी खिचड़ी पका देते हो। आराम से स्पेसियस पूरा अच्छे से लिखो, सुंदर सुंदर अक्षरों में। अगर आपके नोट्स कोई और भी देखे तो उसको भी सारी कहानी समझ आनी चाहिए, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नोट्स हैं जो आपके 2 साल काम आने वाले हैं। बार बार थोड़ी वीडियो लेक्चर देखोगे, ठीक है। यही इसीलिए इन नोट्स को अच्छे से बनाना है। जितने अच्छे से नोट्स बनाओगे उतना पढ़ने में आपका मन लगेगा। कुछ बच्चे घास काटते फटाफट लिख दिया, खटाखट डॉक्टर की राइटिंग में लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना भी। अच्छे से सुंदर से नोट्स बना के लिखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आपने यहाँ तक की कहानी लिख ली होगी। अब वापस से न्यूमेरिकल पार्ट पर आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल में भी अपन टॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं टॉर्क की ही कैलकुलेशन कराऊंगा ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में। तो 1-2 न्यूमेरिकल तो मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको कराए थे, और न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बेटा, आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर ट्राई करने हैं। क्वेश्चन आसान सा होगा मेरा। यहां पे क्या है बेटा, ये हिंज पॉइंट आ गया और ये एक रोड आ गई। रोड समझते हो सब लोग, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चा है ना। और आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए ये जो रोड है ना, इसका मास m मान लिया और लेंथ l मान लिया। अब इस रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क कितना आएगा। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रोड। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से, एक क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी बेटा। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो। चलो मैं सोल्व कर दूं क्या। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा अगर आप लोगों को अच्छे से चीजें समझनी है, सुंदर से नोट्स बनाने हैं, और नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपको समझ आ जाए बाद में भी, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखो ये वाले डायग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं करने। सॉल्यूशन जब भी लिखो उसके लिए एक अलग डायग्राम बनाओ, सेपरेट डायग्राम। तो देखो क्या है, देखो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मेरे को ग्रेविटी का टॉर्क चाहिए क्या, तो ये रोड पे अगर देखा जाए बेटा, ग्रेविटी कौन से वाले पॉइंट पे लगाऊंगा, ये जो रोड है ग्रेविटी लगानी होगी इसके मिडल पॉइंट पे, और वो ग्रेविटी लग रही होगी नीचे mg, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो ये होगी l/2, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा,
तो मुझे इस पॉइंट के अबाउट घूमने वाली है रोड, तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो यहाँ बताया नहीं किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो आपको ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान होना चाहिए कि टॉर्क हमेशा ये हिंज पॉइंट के अबाउट ही निकालना है। इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन या हिंज पॉइंट बोला जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये जो रोड घूमेगी ना उस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, मतलब इस रोड को यहाँ से गिराऊंगा तो रोड नीचे आएगी ऐसे 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 घूमते घूमते घूमते, ठीक है। तो mg के कारण नीचे आ रही है, mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ठीक है। अब मेरे को टॉर्क चाहिए क्या, तो टॉर्क में बेटा कोई भी एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा, या तो आप ये लगा लो, तो आपको पता है आर का वैल्यू तो L/2 हो गया, एफ का वैल्यू mg आ गया, थीटा 90 हो गया। या फिर आप चाहो तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो यहाँ हो गया आर की जगह तो L/2 लिख लिया, फोर्स की जगह mg लिख दिया, इंटू साइन 90 लिख दिया, तो आंसर आ गया मेरे पास कितना, यहाँ से आंसर आ गया mg L/2। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आपको पता है आर का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या, आर का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर। तो ये फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये तो कंपोनेंट L/2 फोर्स के परपेंडिकुलर ही है, तो आंसर R/2 इंटू mg आ जाएगा। तो ये आंसर भी mg L/2 आ रहा है, देख लो, ये ऐसे भी सोच सकते हो आप। और लगा के दूसरा मेथड लिखा है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं R इंटू एफ परपेंडिकुलर लिख दूँ, तो उसमें भी आंसर ये आएगा, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री आ गया ना, इसलिए ये ऐसा लग रहा है। चलो मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन में क्या चेंजेस है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये जो रोड है ना, ये रोड का लेंथ दिया है। एक तो पहला सबसे बड़ी बात, ये रोड मासलेस है, मासलेस रोड है। मासलेस रोड का मतलब समझ लेना ध्यान से बच्चे, अगर मान लो ये जो रोड है ना मासलेस है, तो अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये एज इट इज रहेगी, ठीक है, मास नहीं है इसमें, mg नहीं लगने वाला। बट ये वाली जो रोड है ना, ये वाली रोड का कुछ मास था। देखो क्वेश्चन है, थ्योरी में तो देखने में एक जैसी, ये वाली रोड और ये वाली रोड दिखने में तो एक जैसी लग रही है मुझे। अब जैसा क्वेश्चन में बोल दिया ना, वैसा इमेजिन करना पड़ेगा, वैसा सोचना पड़ेगा। आपको बोला ये वाली रोड का मास m है, तो आप क्या मान लोगे, रोड नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के कारण। बट ये वाली रोड के मासलेस रोड बोल दिया, तो मासलेस रोड बोल दिया तो उसमें कोई मास नहीं है। अगर कोई मास नहीं है तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स mg नहीं लगने वाला उस पे, समझ रहे हो ना, ठीक है ना प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, ये रोड का लेंथ दे दिया आपको, लेंथ ऑफ रोड, एंड साथ में दे दिया लेंथ ऑफ रोड, ये दिया मेरे को 4 मीटर, 4 मीटर की ये रोड दे दी है, क्लियर है। अब मैं अलग अलग जगह पे फोर्स लगा रहा हूं और मैं इंडिविजुअल टॉर्क पूछूंगा आपसे, ठीक है। अगर मान लो मैंने इस रोड पे इधर फोर्स लगा दिया जस्ट मिडल पॉइंट पे F1, और F1 का वैल्यू मान लो मैंने 10 न्यूटन लगाया, ठीक है। और ये जो फोर्स लगाया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर की मैंने दी गई है आपको, ठीक है। और मान लो ये जो फोर्स है, मैंने दूसरी वाली सिचुएशन में जो फोर्स लगा रहा हूँ ना, ये फोर्स इधर लगा रहा हूँ, और ये जो F2 है नाम दिया है इसको, ये F2 का वैल्यू मान लो 30 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी है जब फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और ये जो फोर्स लगा रहा हूँ मैंने इस डायरेक्शन में लगाया बेटा, और ये जो फोर्स लगाया मैंने F3 का वैल्यू मान लो सपोज 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। और ये वाला जो एंगल दिया है ना आपको, ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिया है आपको 1 मीटर। ध्यान से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स F1, F2, F3। फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स F1, F2, F3 एक्ट ऑन रोड, जो रोड पे लग रहे हैं उनका टॉर्क बता देना आपको कितना आएगा। किसके पॉइंट बताना है, ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला है तो इसी पॉइंट के अबाउट बताओगे आप, ठीक है, क्योंकि ये रोड इसी पॉइंट के अबाउट घूमेगी। तो जरा ट्राई करो बेटा आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं सोल्व होगा, ठीक है। तो ट्राई करिए बच्चे। टॉर्क जो है वो क्या आने वाला है, F1 का टॉर्क लिखो पहले, F1 का टॉर्क इस रोड को किस डायरेक्शन में घुमाने वाला है, F2 का टॉर्क लिखो, F3 का टॉर्क लिखो, और सारे टॉर्क लिख डालो जल्दी से, वीडियो पॉज करके लिखो जल्दी, पहले F1 का, फिर F2 का, फिर F3, वीडियो पॉज करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ पहले F1 का, तो मैं निकाल रहा हूँ किसका, टॉर्क ऑफ फोर्स F1।
अब मैं जब F1 फोर्स का टॉर्क निकालूंगा तो बाकी रिमेनिंग फोर्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स F1 जो है 10 न्यूटन तो ऊपर की डायरेक्शन में लग गया। अब मैं अगर बेटा यहाँ पे R की बात कर रहा हूँ तो R का वैल्यू कैसा आएगा, R कैसे लिखना है देखो, यहाँ से ये यहाँ तक का डिस्टेंस ये R हो गया कि ये 2 मीटर क्वेश्चन में दिया है, 2 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना R वेक्टर, और इसको मैं R वेक्टर लिख देता हूँ, और ये 2 मीटर दिया है। और अगर मैं R कैप लिखूँ तो इधर बाहर R कैप जाएगा क्या, तो टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है ना आपको, R परपेंडिकुलर इंटू एफ, या RF साइन 90 लिख लो जैसे पिछले में लिखा था। तो ये आंसर आ गया R परपेंडिकुलर 2, फोर्स कितना आ गया 10, और तो आंसर आ गया 20 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क आ गया। अगर मैं इसको बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो R क्रॉस F, अब ये R वेक्टर तो ये आ गया, R क्रॉस F करूँगा, R वेक्टर क्रॉस F तो ये आ गया 20 न्यूटन मीटर, और बाहर की डायरेक्शन के कैप। या फिर बेटा इसको कोई बुक्स में हो सकता है ऐसा भी लिखा हुआ 20 न्यूटन पर मीटर। अब ये रोड कैसे घूमेगी बेटा, इस फोर्स के कारण ये रोड ऐसे 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 ऊपर जाएगी क्या, ऐसे ऐसे, तो ये डायरेक्शन घूमने वाली डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भी लिखा हो सकता है कभी कभी टॉर्क, ठीक है। तो ये रोड घूमने वाली ऐसे ऐसे घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे यहाँ पे के कैप ना लिख के एंटी क्लॉकवाइज भी लिखा जा सकता है, तो उससे डरना नहीं है आपको। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये रोड, ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स का टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा होगा। क्लियर है। के कैप क्यों लिखा मैंने, R क्रॉस F करूंगा तो बाहर की डायरेक्शन आ रही है, R वेक्टर क्रॉस F बाहर की डायरेक्शन मतलब के कैप। राइट हैंड थंब रूल बेटा आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट वापस से रिवाइज कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, वरना पछताओगे। नोट कर लो, ये तो मैंने फोर्स F1 का टॉर्क निकाला है, ऐसे ही सेम पैटर्न पे मैं F2 का टॉर्क भी निकाल सकता हूं। तो आप लोग ट्राई करो जरा F2 का टॉर्क कितना आएगा, F2 का टॉर्क जो है वो कितना आएगा। चलो ये वाला मैं रब करता हूं और मैं F2 का टॉर्क की बात कर लेता हूं आपके साथ में। ठीक है, चलो तो हेडिंग लिखता हूं मैं, क्या हेडिंग क्या रही है, वही कंटिन्यू चल रहा है, टॉर्क ऑफ फोर्स F2। ये जो फोर्स F2 है बेटा, इस फोर्स F2 को अगर आप ध्यान से देखोगे, इमेजिन करोगे, तो ये जो फोर्स F2 इधर लग रहा है 30 न्यूटन का इस रोड पे यहाँ पे, तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्या पता लगेगा, ये जो R वेक्टर है वो R वेक्टर तो यहाँ से यहाँ ऐसा जाएगा क्या R वेक्टर, तो आपको पता लगा ही, अरे ये तो घुमा ही नहीं पाएगा ना, इसका टॉर्क तो क्या आ जाएगा 0। क्यों आया, RF साइन थीटा लिखोगे तो R की जगह तो आ गया अपना पूरा रोड का लेंथ 30 इंटू साइन 0, तो आंसर आएगा टॉर्क का 0। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 0 वेक्टर लिख दो, और तो क्या है, ठीक है, ये ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। देखो बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो कोई रोड है, जो रोड घूमने के लिए फ्री है, जैसे मान लो ये एक्सिस, ये रोड आ गई अपने पास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई। अब अगर मैं इस रोड पे इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये रोड पे तो कोई टॉर्क नहीं आने वाला इधर, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर ये इसी टाइप से आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट F3 का टॉर्क, नेक्स्ट एंड लास्ट F3 का टॉर्क बताओ जरा बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट F3 का टॉर्क बता दो। चलो मैं लिख देता हूं, टॉर्क ऑफ फोर्स F3 का टॉर्क दो क्या होगा। ये तो अपना रोड आ गया, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है कोई ना। ये यहाँ इस पॉइंट पे डिस्टेंस, ये यहाँ से अभी लिखते हैं, इधर फोर्स लग रहा है क्या, कितना फोर्स लगा, F3 बरोबर 20 न्यूटन, ये एंगल दिया है कितना 60। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, इसके कंपोनेंट करूंगा, किसके कंपोनेंट कर दूं, फोर्स के कंपोनेंट। तो फोर्स के कंपोनेंट क्या क्या होंगे देखो, ये वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट फोर्स का ये होगा 20 cos 60, और ये वाला कंपोनेंट होगा 20 sin 60। 20 sin 60 का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 20 cos 60 20 sin 60 फोर्स के कंपोनेंट आ गए, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये तो 10 आ गया।
और ये 10√3 हो जाएगा। ये तो मैंने फोर्स के कंपोनेंट कर दिए। एंड साथ में यहाँ से यहाँ एक आर वेक्टर आएगा क्या बेटा, ये आर वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है ये अगर देखूँ मैं यहाँ से यहाँ मेरे को 1 मीटर दिया है, रोड का लेंथ 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक निकल के आया 3 मीटर। अब जो मैं यहाँ टॉर्क लिखूंगा ना प्यारे बच्चे, ये ध्यान से सुनो, आप लिखो जरा। अगर आप लोगों ने सोल्व नहीं किया है तो अभी भी डायग्राम मैंने बना दिया है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है, सोल्व कर सकते हो। करिए सोल्व, तो नहीं किया है तो देखने से काम नहीं चलेगा। जब देखो वीडियो देखते हो ना, सब समझ आएगा आपको। एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं लगेगा जो मैं समझाऊं और आपको समझ नहीं आए। ठीक है, यही तो खास बात है हमारे में, हम समझाएंगे सब चीजें समझ आएगी। बट जब खुद से न्यूमेरिकल करने जाओगे ना तो लगेगा अरे यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा फिजिक्स में तो। ठीक है, ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि अभी आप लोग खुद से ट्राई नहीं करते हो। अगर अभी खुद से ट्राई करोगे ना तो फिर बाद में ये दिक्कत नहीं आती है। पर अभी तो क्या लगता है तुम्हें सब समझ आ रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और फिर जब खुद से क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो तो कुछ नहीं सोल्व होता। ठीक है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं बेटा खुद से ट्राई करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो। तो देखो मैं ऐसे लिख दूं इसको R इंटू एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने कंपोनेंट किसके किए, एफ के 2 कंपोनेंट हुए, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर वाला। तो टॉर्क कितना आ गया, R की जगह तो यहाँ से यहाँ 3 पुट कर लिया, एफ परपेंडिकुलर 10√3 आ गया, तो आंसर आया मेरे पास कितना 30√3 न्यूटन मीटर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा बेटा तो 30√3 न्यूटन इंटू मीटर, और डायरेक्शन लिखोगे ना तो R क्रॉस F करोगे तो अंदर की डायरेक्शन आ रही है, अंदर की डायरेक्शन बोले तो -k लिख दो। या फिर ये रोड जो है, ये रोड मासलेस रोड इधर इधर ऐसे ऐसे घूमेगी ना, यहाँ से गिराने पे ऐसे ऐसे जा रही इस फोर्स के कारण, तो क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लिख सकते हो इसको। ठीक है बेटा, ये रोड मासलेस दिया था क्वेश्चन में, मतलब mg नहीं लगाना है इस पे। टॉर्क इसका निकालना था F1 F2 F3, हर एक फोर्स का टॉर्क अपन ने निकाल लिया है, और हर एक फोर्स का टॉर्क शायद आप लोगों को समझ भी आया हो। नोट करो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी नोट करो प्यारे बच्चे, आगे समझते हैं फिर। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यही रोड दे दिया जाए आपको और बोल दिया जाए नेट टॉर्क बताओ, तो नेट टॉर्क का मतलब क्या है, सारे फोर्स का जो भी टॉर्क आ रहा है ना सबको ऐड कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो तो आंसर आ जाएगा। तीनों टॉर्क निकाले ना, अभी मैंने 3 टॉर्क निकाले, F1 F2 F3, F2 का 0 आया, F1 और F2 दोनों का टॉर्क ऐड कर दूं तो नेट टॉर्क ऑन दी रोड आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे समझते हैं और क्वेश्चन को। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं बोल रहा हूं फिर भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चंस की, बट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्या देखो एक और क्वेश्चन, मान लो ये यहाँ पे है रस्सी और रस्सी से बॉब बांध दिया, सिंपल पेंडुलम इसको बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है यहाँ पे। ठीक है ना, और ये किसी इंस्टेंट पे जो ये एंगल है ये थीटा है। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा आ गया। क्लियर बेटा, अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने। अब कुछ नहीं बोला जाए तो इसी के अबाउट बताना है, वैसे इसको नाम दे देता हूँ मैं O पॉइंट, O के अबाउट टॉर्क बताना। तो रस्सी का लेंथ L मान लेना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L मान लिया, इसका मास M मान लेना, ये बॉब है, रस्सी मासलेस है, स्ट्रिंग जो है मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। फर्स्ट एक ही क्वेश्चन कर लो, चलो यार फालतू को बढ़ाओ। फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी at this instant about point O पॉइंट के अबाउट टॉर्क बता दो।
ग्रेविटी का टॉर्क इस इंस्टेंट पे। तो सोल्व करो जरा, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। ग्रेविटी का टॉर्क बताना है कितना लगेगा, ठीक है। चलो मैं सोल्व कर दूं क्या? सर आप ही सोल्व कर दो ना, हमारे से तो नहीं हो रहा। अरे बेटा ट्राई करोगे ना तो होगा, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं सोल्व करके बता देता हूँ, फिर भी हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा। देखोगे ये डैश 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 डैश, ये यहाँ पे ये एम मास लगा दिया, एम मास, ये रस्सी का लेंथ एल आ गया। अब आप सबको पता है इसका एम जी किधर लगने वाला है, इस पे एम जी नीचे लगेगा, ठीक है, एम जी नीचे लगने वाला है। अब ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म बेटा अपना आर वेक्टर का काम करेगी, ये आर वेक्टर का काम कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी का टॉर्क चाहिए तो फोर्स आ गया यहाँ पे, इस पॉइंट ओ के अबाउट चाहिए। ये एंगल आपको थीटा दिया है क्वेश्चन में, ये वाला एंगल थीटा दिया है। अब मेरे पास अगेन आर के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक कंपोनेंट तो आर का ये रहा और एक कंपोनेंट आर का ये रहा। ये कंपोनेंट तो आर कोस थीटा आ गया और ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा आ गया। अब देखो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है, अच्छा एल, एल आर नहीं बेटा एल, रस्सी का लेंथ यहाँ से यहाँ एल है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा तो ये एल साइन थीटा वाला कंपोनेंट एम जी के परपेंडिकुलर आ रहा है क्या, तो टॉर्क क्या लिखूँ मैं, आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स एफ, तो ये आ गया कितना, एल साइन थीटा इंटू एम जी, तो टॉर्क आ गया कितना, एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओ सर ये तो आसान है, हमारे से क्यों नहीं हुआ है? फिर बोल रहा हूँ, अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, खुद से दिमाग नहीं चलाओगे, खुद से इमेजिनेशन नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं करूँगा ना सोल्व तो सब कुछ हो जाएगा। देखो ये मैंने फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड मीन्स मैंने इसमें क्या किया, कंपोनेंट करेंगे इसके आर के। सेकेंड मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, कंपोनेंट करूँगा फोर्स के। अभी मैंने आर के कंपोनेंट करे ना, अब अगले वाले पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स एम जी के कंपोनेंट करके आंसर निकालूंगा। चाहो तो आप लोग भी उससे भी ट्राई कर सकते हो, आप लोग ट्राई करो जरा। ये डायग्राम तो एज इट इज रहेगा, ये डिंग 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 एम जी, ये रस्सी का लेंथ एल आ गया, ये एंगल थीटा दिया है, ये एम जी नीचे लगेगा क्या यहाँ पे, ये एम जी नीचे लगेगा क्या, ये एम जी नीचे आ गया। ये मैं बोला ये वाला जो लाइन है ना, ये आर वेक्टर का काम करने वाला है आपके लिए, आर वेक्टर का काम करने वाला है। अब एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एंगल थीटा होगा क्या, यहाँ से लाइन जा रही है पैरेलल लाइन, ये वाला कंपोनेंट एम जी कोस थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा होगा, ठीक है। अब आपको पता है अगेन जो टॉर्क आएगा वो क्या लिख दूं मैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है। ये आर वेक्टर आ गया, उसके परपेंडिकुलर ये एम जी साइन थीटा आ रहा है, तो यहाँ से जो टॉर्क निकल के आएगा मेरे पास, आर की जगह तो रस्सी का लेंथ एल आ जाएगा और एफ परपेंडिकुलर एम जी साइन थीटा आ जाएगा। और अगेन आंसर जो वही आने वाला है क्या, जो पहला आया था एम जी एल साइन थीटा, तो यहाँ से भी आंसर क्या आएगा, एम जी एल साइन थीटा। आंसर सेम है, सोचने का तरीका अलग है, आप कैसे सोचते हो, ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? नोट कर लो जरा दोनों तरीके से। आप चाहो तो पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लगा सकते हो, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो आर का वैल्यू तो एल हो गया, एम जी हो गया, और दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, देखो ये एम जी नीचे है, आर वेक्टर ये थीटा, तो आंसर एम जी आर एफ साइन थीटा ना, तो आर की जगह तो एल आ गया, देन एम जी देन साइन थीटा, तो फॉर्मूला ये आ जाएगा आपका आंसर। नोट कर लो जल्दी से। थीटा पे डिपेंड करेगा, जितना थीटा का वैल्यू होगा अलग अलग, वैसे टॉर्क भी अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन में निकाल सकते हो क्या, आर क्रॉस एफ से, आर क्रॉस एफ से डायरेक्शन में निकाल दोगे, अंदर की डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो यहाँ आर वेक्टर तो इधर आ रहा है, एफ वेक्टर इधर आ रहा है, आर क्रॉस एफ अंदर की डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, अंदर की डायरेक्शन या क्लॉकवाइज। चलो नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने पास, क्वेश्चन की कमी नहीं है, बट आप लोगों को समझना पड़ेगा यार, क्वेश्चन का कमी नहीं है। आगे
अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आ रहा है और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपको याद ही होगा, ठीक है ना। तो लिखता हूँ क्वेश्चन, देखो क्या है। देखो क्या है, ये आ गया अपने पास ग्राउंड, टिंग 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 टिंग। यहाँ से एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं और ये पार्टिकल यहाँ ऐसे जा रहा है, यू स्पीड से फेंक दिया, और जो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है ना, वो थीटा एंगल पे फेंका गया है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है इसका मास m मान लेना है। पार्टिकल का मास कितना मान लेना है? प्रोजेक्टाइल का मास m, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, और इस पॉइंट से जहाँ से फेंक रहे हैं उस पॉइंट का p नाम है, और जिस पॉइंट पे आके गिर रहा है उस पॉइंट का q नाम है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टॉर्क about the point of projection acting on particle देखो क्या है, देखो इतना क्वेश्चन तो दोनों में सेम रहेगा। फाइंड टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ये पी पॉइंट, एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ये पार्टिकल जो है ना, इसको फेंक रहा हूं ना, तो कितना टॉर्क लग रहा होगा ऑन पार्टिकल। फर्स्ट व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पे है। मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, ये। सेकेंड, व्हेन इट इज एट पॉइंट क्यू। क्यू कौन सा पॉइंट है ये भी आपको पता होगा, ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोजेक्टाइल मोशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट इंक्लूड है इसमें, और साथ में टॉर्क का भी कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया गया है। अब आप लोग ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को और आंसर निकालो। फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है बेटा? पी पॉइंट है। एक्टिंग ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पे जो भी टॉर्क आएगा। पहला कब? जब ये पार्टिकल यहाँ पे हो मैक्सिमम हाइट पे। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे तो पी के अबाउट टॉर्क निकालना है। अब पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, सारे फोर्स का टॉर्क निकालना है। ऐसा तो दिया नहीं आपको कौन से फोर्स का टॉर्क चाहिए। दैट मीन्स आपको सारे फोर्स जितने भी है ना, उन सबका नेट टॉर्क निकाल देना है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इस पार्टिकल पे केवल एक ही फोर्स आ रहा है, और वो एक सिंगल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा ना तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन है, ना फ्रिक्शन है, ना टेंशन है, ना स्प्रिंग है, कुछ नहीं है। अरे ना तो कॉन्टैक्ट है नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, रस्सी है नहीं तो टेंशन नहीं आएगा, स्प्रिंग है नहीं, कॉन्टैक्ट है नहीं तो नॉर्मल फ्रिक्शन हो नहीं सकता। तो बेचारा एक सिंगल फोर्स है, ग्रेविटेशनल। और अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखता फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भी यही होता, ठीक है। चलो ट्राई करो। ओ यार सर, आप तो हमें ट्राई करवाते हो, खुद तो सोल्व करते हो नहीं, हमारे से सोल्व करवाते रहते हो। सोल्व करवाना पड़ेगा ना यार, नहीं करवाऊंगा तो कैसे सीखोगे? मेरे सोल्व करने से थोड़ी आप क्वेश्चन सीख पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन सीखना है, समझना है, तो खुद से सोल्व करना पड़ेगा ना। तो कर दो शुरू जल्दी से, वीडियो पॉज करो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करो। सोल्व करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके। 2 मिनट में फर्स्ट हो जाएगा, 2 मिनट में सेकंड, 4 मिनट और 1 मिनट मेरी तरफ से बोनस। 5 मिनट में दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दो। सर 2 मिनट हो गए, अभी तो हमें समझ ही नहीं आया क्या करें। हम ऐसा सोच रहे हैं सर, एक आप बता दो, एक हम कर लेंगे। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। एक मैं बता देता हूँ, एक खुद से सोल्व करना। जिनने सोल्व कर लिया बहुत बढ़िया, अपना आंसर मैच कराना। जिनने नहीं सोल्व किया, कॉपी पेस्ट। मैं तो बोलता हूँ एक बार खुद से ट्राई करना ही चाहिए, ठीक है ना। पर आप लोग हो कि मानते नहीं हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। देखो यहाँ ग्राउंड पे क्या है बेटा, यहाँ पे जब इस पार्टिकल को यहाँ से फेंका मैंने, जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया होगा,
ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P तो यहीं रहने वाला है, P पॉइंट कहीं नहीं जाने वाला, वो तो ग्राउंड पे ही है। अब अगर बेटा यहाँ पे देखा जाए, क्या देखो, इस पे जो mg लग रहा होगा, mg ग्रेविटी वाला फोर्स तो नीचे लग रहा है। अब जो r वेक्टर अगर देखूं मैं पोजीशन वेक्टर पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर निकल के आता है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर निकल के आया इस टाइप से, ठीक है बेटा, ये तो पोजीशन वेक्टर निकल कर। अब इस पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। एक कंपोनेंट तो ये आया और एक कंपोनेंट ये आया, r के दो कंपोनेंट, और ऑब्वियसली फोर्स mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कंपोनेंट तो हुआ परपेंडिकुलर और ये कंपोनेंट हुआ पैरेलल। अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो बताओ आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, पॉइंट P से लगा के यहां तक की डिस्टेंस। यही तो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का रूल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का इतना सही रोल है बस। तो यहां जब मैं टॉर्क लिखूंगा बेटा, तो टॉर्क मेरे पास जो निकल के आएगा, r परपेंडिकुलर इंटू एफ से r परपेंडिकुलर की जगह आएगा रेंज अपॉन 2। हाँ सर, यहां से P से लगा के Q तक तो रेंज होती है, ये सर रेंज का आधा है, 1/2 है, तो मैंने r/2 लिख लिया इंटू mg आंसर। अब सर हम तो रेंज का फॉर्मूला भूल गए हैं, भूल गए ना रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा u स्क्वायर साइन, ये 2 थीटा है, साइन 2 थीटा अपॉन g, ये g है साइन 2 थीटा अपॉन g, ये 1/2 यहाँ पहले से ही आ रहा था, ये 2 का फैक्टर इंटू mg। ये ऐसा आंसर होगा अपना फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, चाहो तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है तो टॉर्क का डायरेक्शन निकालोगे तो r वेक्टर ये आ गया क्या, ये r क्रॉस f करोगे तो अंदर की डायरेक्शन में आ जाएगा क्या, r क्रॉस f किया आपने तो अंदर की डायरेक्शन में आ गया, ठीक है ना, अंदर की डायरेक्शन में आ गया टॉर्क इस डायरेक्शन में। अगर देखा जाए तो यहाँ वेक्टर लिखूंगा ना, तो साथ में अंदर की डायरेक्शन मतलब माइनस के बोर्ड लगा देना। तो ये पहला वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया। सर आपने तो जल्दी से सोल्व कर दिया, हमें समझ भी आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन खुद से सोल्व करेंगे। सर अब हमें गुस्सा आ गया, इतना आसान सा क्वेश्चन हमारे से नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो ट्राई करो दूसरा। पॉइंट ये जो है ना, व्हेन इट इज अ पॉइंट Q, जब ये Q पे पहुंच जाएगा, Q पे पहुंच जाएगा तो आंसर क्या होगा, जब ये पार्टिकल Q पे पहुंच गया होगा तो आंसर क्या आने वाला है, सोचो बेटा, जल्दी से सोचो। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो G से G कट कर दो, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख दो, 2 से 2 कट कर दो, वो आप सब करना जानते हो। चलो नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट सोल्व करेंगे बच्चे। चलो सेकंड वाला पार्ट सोल्व करने के लिए मैं अलग डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, यही डायग्राम यूज कर लेते हैं। देखो सेकंड वाला डायग्राम, जब ये पार्टिकल को यहां से फेंक दिया था, यहाँ से तो गया रहे, यहाँ से तो गया रहे, यहाँ से तो गया रहे, ये पॉइंट P आ गया। अब ये पॉइंट पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, इस पे mg तो नीचे लग रहा होगा क्या। अब अगर इस पे r वेक्टर देखा जाए बेटा, तो ये r वेक्टर ये पॉइंट P से Q तक डायरेक्ट r वेक्टर आ गया क्या, और r वेक्टर आपको पता है ना किसके बराबर हो गया है। ये मैं सेकेंड वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ रे लाला। ये r कैप का डायरेक्शन है, टिंग 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 टिंग, r कैप मतलब r वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब यहाँ टॉर्क लिखूं वापस, तो आप चाहो तो r परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख लो या r इंटू एफ परपेंडिकुलर लिख लो, क्योंकि दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो r इंटू एम जी आ गया आंसर बस। अब r की जगह क्या लिख दोगे बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इंटू एम जी, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, चाहो तो मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख देता हूँ, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लगाऊंगा, जी से जी गायब कर दूँ, u स्क्वायर साइन 2 थीटा m, ये m को आगे ला दिया, ये टॉर्क आ गया क्या, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन लिख रहा हूँ ना मैं, r क्रॉस टिंग अंदर माइनस के, ये ऐसा आंसर आ गया। उसमें मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा तो इसमें लिख लेता हूँ। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो बेटा।
तो ये इस टाइप से क्वेश्चन जो है आसान आसान से आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान आसान से क्वेश्चन है, एकदम हलवा है बिल्कुल। ठीक है, चलो और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें क्या बेटा, चलो आगे समझते हैं और आगे की कहानियाँ। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। रब कर देते हैं इसको। एक सेकेंड। गायब गायब। आगे समझते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आती है फोर्स कपल। क्या? फोर्स कपल। ओ ये क्या है सर, ये तो हमें समझाओ आप, ये हम समझेंगे फोर्स कपल क्या है। ये इसको कपल ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। तो फोर्स कपल क्या है इसको समझते हैं जरा बच्चे। ठीक है, तो फोर्स कपल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है फोर्स कपल? तो देखो फोर्स कपल क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, कितने? कपल बनाना है तो दो तो जरूरी है ना, दो फोर्स हो। अब वो जो दो फोर्स है वो कपल कब कहलाएंगे? दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड को। अगर एक 10 न्यूटन का है तो दूसरा भी 10 न्यूटन का होना चाहिए, एक 20 न्यूटन का है तो दूसरा भी 20 न्यूटन का हो, एक 1000 न्यूटन का तो दूसरा भी 1000 न्यूटन का होना चाहिए। ठीक, फोर्स कपल का मतलब दो फोर्स ऐसे हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो एंड डायरेक्शन अपोजिट हो। मतलब अगर एक राइट में लग रहा है आई कैप में, एक अगर आई कैप, एक अगर आगे लग रहा है तो दूसरा वाला पीछे लगना चाहिए। एक राइट में लग रहा है, इधर एक इधर लग रहा है राइट, एक इधर लगना चाहिए। मतलब दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, एक आई कैप में तो दूसरा माइनस आई कैप, एक जे कैप में तो दूसरा माइनस जे कैप में नीचे। ठीक है, ऐसे ऐसे, एक ऊपर जे कैप में, एक नीचे नीचे माइनस जे। तो अगर दो फोर्स ऐसे हो, समझ ही गए होंगे आप, कोई भी ऑब्जेक्ट में दो ऐसे फोर्स लग रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन। और फोर्स कपल का टॉर्क लिखना बहुत आसान होता है बेटा। कैसे लिखा जाएगा फोर्स कपल का टॉर्क वो भी समझा दूंगा आगे। ठीक है, तो पहले तो फोर्स कपल के बारे में लिख लेते हैं, फिर फोर्स कपल का टॉर्क देखते हैं क्या होता है। अ पेयर ऑफ फोर्सेस, अ पेयर ऑफ टू फोर्सेस, पेयर ऑफ टू फोर्सेस each of same magnitude and acting in opposite direction, acting in opposite direction। ठीक है, is called a force couple। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा? फोर्स कपल के कारण जो टॉर्क आता है वो कितना आता है देखो जरा। और ये फोर्स कपल का टॉर्क आपको याद भी रख लेना है बेटा, क्योंकि ये आसान है। जो फोर्स कपल का टॉर्क है ना, देखो जो टॉर्क होता है ना वो फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं फोर्स कपल की बात छोड़ दूं ना, तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा बेटा, जैसे जैसे मैं एक्सिस बदल दूंगा तो टॉर्क का वैल्यू बदल जाएगा। जैसे ये रोड है ना, ये रोड है, इधर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क अलग आएगा, इस पॉइंट के बाद टॉर्क अलग आएगा, और यही 20 न्यूटन रहा, मैंने यहाँ पे लगाया, ये इस ए पॉइंट के बाद टॉर्क अलग आने वाला है, बी पॉइंट के बाद टॉर्क अलग आएगा। अगर ये 20 न्यूटन का ही फोर्स रहे, दूसरा अगला अलग एक और फोर्स यहाँ पे लगा देता हूँ एक और
और यहाँ पे 20 न्यूटन लगा दूँ, तो ऐसी सिचुएशन इसमें टॉर्क अलग आने वाला है, इसमें टॉर्क अलग आने वाला है, इसमें टॉर्क अलग आने वाला है। ठीक है, सब हर एक मतलब जैसे मैं रेफरेंस पॉइंट बदल दूंगा तो टॉर्क बदल जाएगा। पॉइंट ओ को अगर बदल देते हैं तो टॉर्क बदल जाएगा क्योंकि आर वेक्टर बदल जाता है। बट ये फोर्स कपल की क्या खास बात है कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आता है। और कितना होता है देखो बता भी देता हूँ। फोर्स कपल का जो टॉर्क होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होगा, ध्यान रख लेना। फोर्स कपल का टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट सेम होता है। और वो जो टॉर्क होता है, देखो ये जो दो फोर्स है मैग्नीट्यूड में सेम है पर डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर डायरेक्शन में अपोजिट है तो एक ऊपर तो एक नीचे लग रहा होगा, तो दोनों लाइन की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों की पैरेलल होगी, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगा क्या? तो जो टॉर्क आता है वो आता है एक फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड दोनों लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच का सेपरेशन। क्या अभी प्रूफ भी कर दूंगा। क्या टॉर्क होता है बेटा, दोनों में कोई भी एक फोर्स ले लो मैग्नीट्यूड में इनटू दोनों जो लाइन ऑफ सेपरेशन है, दोनों की जो एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है, दोनों के बीच का सेपरेशन, यही फोर्स कपल का टॉर्क होता है। देखो जरा मैं प्रूफ भी करके बता देता हूं बच्चों आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक रैंडम शेप का, मैं यहां क्या लिख रहा हूं, टॉर्क ऑन बॉडी ड्यू टू फोर्स कपल। फोर्स कपल, जो फोर्स कपल होगा ना उसका टॉर्क निकाल रहे अपन। अब मैं एक रैंडम शेप की बॉडी ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। टिंग 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 टिंग, ये रैंडम शेप की बॉडी आ गई मेरे पास। ठीक है, ये बॉडी पे क्या है ना, दो फोर्स लग रहे हैं और वो कपल है। कपल बोले तो क्या रे कपल, एक फोर्स मान लो ऊपर लग रहा है F, तो दूसरा वाला फोर्स नीचे आना चाहिए और मैग्नीट्यूड में उसका भी F हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक ऊपर एक नीचे, एक राइट एक दाएं बाएं, जस्ट अपोजिट। एक इधर तो एक इधर, ये फोर्स कपल हो जाएंगे। एक ऊपर नीचे इधर इधर, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए तो ये फोर्स कपल हो गए। ठीक है ना बेटा। अब मान लो ये जो लाइन है, मुझे इस फोर्स कपल का टॉर्क चाहिए, तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गई, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गई। क्या दोनों की पैरेलल होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, इसलिए। तो फोर्स कपल का जो टॉर्क होगा आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख लो, वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट के अबाउट लिख लो वो हमेशा क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, दोनों लाइन के बीच का सेपरेशन जो है ना वो डी मान लिया मैंने। टिंग 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 टिंग, डी क्या है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन। तो जो टॉर्क लिख रहा हूं मैं अलग अलग पॉइंट ले लेता हूं। ये पॉइंट को ए नाम दिया, ये पॉइंट को बी नाम दिया। अगर मैं ए पॉइंट के बाद टॉर्क लिखता हूं तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, तो इसको टॉर्क ए नाम दे दिया ए। तो ए के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूंगा ना तो ये वाले फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये वहीं से पास कर रहा है। क्या अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता हूं बेटा, तो जो लेफ्ट वाला फोर्स है ये उसी पॉइंट से पास कर रहा है, आर जीरो होगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक वाला टॉर्क तो जीरो आ गया बेचारा। दूसरा वाला जो ये बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है क्या, और वो डी डिस्टेंस पे है क्या, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है क्या, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ से क्या लिख दिया, डी इंटू एफ। और डायरेक्शन लिखूं तो क्या आ जाएगा, ए पॉइंट के अबाउट अगर ये ऐसे ऐसे घुमाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे घुमाएगा, मतलब कौन सी डायरेक्शन आ गई है, चाहो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, तो मैं लिख रहा हूं क्लॉकवाइज। तो ये आ गया सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज, तो आंसर आ गया डी इंटू, चलो ये जो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क है ना, ये क्या है, एफ डी सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क है, ए पॉइंट के अबाउट। ऐसे सेम पैटर्न में मैं बी पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकता हूँ क्या बेटा, चाहूँ तो मैं बी पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकता हूँ क्या, तो बी पॉइंट के अबाउट भी निकाल लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क निकालूंगा, बी पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क निकालूंगा बच्चे, तो ये वाले फोर्स का, ये वाला जो नीचे वाला फोर्स है वो तो वही बी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका तो जीरो आ जाएगा। दूसरा ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर है
और उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर देखूं तो ये बॉडी को ऐसे ऐसे घुमाएगा, अगेन ये भी क्लॉकवाइज है क्या, तो यहाँ पे भी CW लिख दिया मैंने क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर भी FD क्लॉकवाइज आया क्या प्यारे बच्चे। तो मतलब फोर्स कपल का टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो सेम आता है, कोई भी पॉइंट के अबाउट ले लिया जाए फोर्स कपल का टॉर्क वो सेम आता है। अब मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, एक पॉइंट और ले रहा हूं बेटा, कौन सा, एक पॉइंट और लिख देते हैं फोर्स कपल का टॉर्क निकालने के लिए। एक पॉइंट में P मान लिया, मान लो ये मैंने ये वाला पॉइंट P मान लिया, ठीक है, ये पॉइंट P मान लिया मैंने, तो ये डिस्टेंस मान लो मैंने x मान ली और ये डिस्टेंस मैंने y मान ली। तो अब मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट P भी लिख लेता हूँ, टॉर्क अबाउट पॉइंट P, ठीक है, इसको टाउ पी टॉर्क अबाउट पॉइंट P। तो मैं बेटा मान लो P पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखूं तो P पॉइंट के अबाउट जो है ये वाला फोर्स ऊपर घुमा रहा है, तो F इंटू एक्स, इस पॉइंट के बाद देखा जाए तो ये ऐसे ऐसे घुमाएगा क्या, तो क्लॉकवाइज CW, F इंटू वाई, ये वाला जो है ना इसका F इंटू वाई आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से P पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखूँ मैं तो F तो कॉमन आ गया बेटा दोनों में, यहाँ आ गया x प्लस वाई और क्लॉकवाइज आ गया क्या, x प्लस वाई को क्या लिखा जा सकता है d, तो F d क्लॉकवाइज आ गया क्या, वापस वही आंसर आ गया क्या। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अच्छा चाहे मैं यहाँ ये वाला पॉइंट जरूरी नहीं बीच में लूँ, यहाँ लूँगा तो भी आंसर यही आएगा, इस पॉइंट पे लूँगा। तो यहाँ से अपने को फोर्स कपल का टॉर्क क्या मिला बेटा, कोई भी एक फोर्स लिख लो, कोई भी एक फोर्स लिख लो और उन दोनों जो फोर्स है, एक फोर्स, कोई भी एक फोर्स लिखो और डी क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन, यही आंसर आता है फोर्स कपल का टॉर्क। याद रख लोगे क्या, जो फोर्स कपल का टॉर्क है हर एक पॉइंट के अबाउट सेम सेम आ रहा है। तो मैं नीचे लिख भी देता हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा, नेट टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल इज सेम अबाउट एनी पॉइंट, यहां लिख देते हैं क्या, नेट टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स कपल, ड्यू टू ए फोर्स कपल इज सेम अबाउट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट के अबाउट ले लो आप, टॉर्क सेम आएगा। मैंने बताया भी 3-4 पॉइंट लेके आपको, ठीक है ना, क्लियर है क्या। अब अगर मान लो एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आ रहा है तो हर एक पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क 0 आएगा, अगर ए के अबाउट 0 आया तो बी के अबाउट भी 0 आएगा, पी के अबाउट भी 0 आएगा, हर एक पॉइंट के अबाउट 0 आएगा। क्यों, क्योंकि सबके अबाउट टॉर्क सेम सेम आ रहा है क्या। तो यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अच्छा डी क्या है, ये जो डी है इस डी के बारे में मैं बता देता हूं। डी जो है ना, वो जो दो फोर्स लग रहे हैं ना इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, उन दोनों के बीच का सेपरेशन है, क्लियर है। तो मैं लिखूं क्या यहाँ पे, डी, जगह नहीं बची है, एक सेकेंड यहां लिख देते हैं। डी क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये जो इक्वल अपोजिट वाले फोर्स है ना, उनका लाइन ऑफ एक्शन है ना, उनके बीच का सेपरेशन है ये डी। कोई भी, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना आपको, एफ क्या है, कोई भी एक फोर्स लिखो, और डी क्या है, दोनों जो लाइन ऑफ एक्शन है ना उनके बीच का सेपरेशन, क्लियर है। तो ध्यान रखना, मैंने ये वाली लाइन को जस्टिफाई करने के लिए नेट टॉर्क अबाउट नेट टॉर्क ड्यू टू ए फोर्स कपल इज सेम अबाउट एनी पॉइंट, तो यहां से अपन ने कैलकुलेट किया ए पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट के अबाउट। चाहो तो मैं इस पॉइंट को यहां भी कोई क्यू पॉइंट ले लूँ, उसके अबाउट टॉर्क निकालूंगा ना, तो वो भी यही आएगा एफ इंटू डी, डायरेक्शन भी वही आएगी, मैग्नीट्यूड भी वही आएगा, क्लियर है ना, ध्यान रहेगा। अच्छा किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 आ रहा है ना, तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आएगा फोर्स कपल का। अगर फोर्स कपल का टॉर्क किसी एक सिंगल पॉइंट के अबाउट 0 आ गया, दैट मीन्स एवरी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 ही आने वाला है, ठीक है। नोट कर लो जरा, फोर्स कपल की सारी कहानी आप लोगों को बच्चों अच्छे से समझ आ गई होगी, नोट कर लीजिए जरा यहाँ तक की कहानी। अब इसका एग्जाम्पल तो क्या ही कराना, एग्जाम्पल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है फोर्स कपल के टॉर्क की। अच्छा फोर्स कपल के केस में अगर बोला जाए नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तो ऑब्जेक्ट पे 0 ही आएगा बेटा, ठीक है। नेट फोर्स तो क्या ही आएगा 0, क्योंकि एक फोर्स ऊपर है एक फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स तो 0 है ना, बट नेट टॉर्क 0 नहीं आता इस सिचुएशन में, ध्यान रखना। नेट फोर्स 0 आएगा अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स कपल लग रहा है। फोर्स कपल का मतलब उस पे एक फोर्स तो होगा 10 i कैप और एक होगा 10 - i कैप, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया ना।
बट नेट टॉर्क 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेट टॉर्क क्या आएगा, F इंटू डी। नेट टॉर्क 0 तब होगा जब D 0 हो जाए। D 0 हो गया मतलब जस्ट ये दोनों पॉइंट A और B कोइंसाइड कर जाए, A पॉइंट एक जस्ट ऊपर एक नीचे, तो टॉर्क भी 0 आएगा। पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, डी का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो ये थी बेटा फोर्स कपल की कहानी, शायद आपको समझ आई हो। तो फोर्स कपल या इसको कपल ऑफ फोर्सेस भी बोल दिया जाता है बच्चे, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया फोर्स कपल। और फोर्स कपल का टॉर्क का फॉर्मूला याद रख लेना, F इंटू डी। घूमेगा कैसे वो तो पता लग जाएगा ना, जैसे ये फोर्स नीचे लग रहा है या इधर, तो अंधा भी बता देगा ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमने वाला है, कोई भी बता देगा यार, ठीक है बच्चे। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने फोर्स कपल के बारे में पढ़ा, टॉर्क की थोड़ी और कहानी पढ़ी। अगले वाले लेक्चर में टॉर्क की और कहानी समझेंगे, अभी टॉर्क खत्म नहीं हुआ है, बाकी है, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।